हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी नीट टॉपर्स, जहां आई हैं तुम्हारी तराना मैम लेके तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े सवाल का जवाब। भाई सब बड़ा सवाल क्या था? सवाल ये है कि भाई नीट हो गया, रीनीट भी हो गया, है ना। इतना शोर, इतना न्यूज, इतना हल्ला जो भी था सब हो गया। लेकिन अब हमारे जो अगले साल वाले बच्चे, अच्छा सीबीटी मोड भी हो गया है अगले साल वालों के लिए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि सीबीटी जो 2027 वाला बच्चा है, जो नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई पढ़े तो पढ़े क्या, करे तो करे क्या। क्योंकि अभी तो सब कुछ बदल रहा है, बिल्कुल पैटर्न बदल लेगा सीबीटी में। अच्छा 2 साल से बच्चा हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आपका पेपर अब अच्छा खासा लेवल का आता है ना। 2024 के बाद से 2025 का भी पेपर हम बहुत टफ मानते हैं। 2026 का नीट का पेपर बहुत इजी था, लेकिन जो आपका री नीट था उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत टफ था। तो अब बच्चा ये कंफ्यूज है कि भाई मैम हम क्या करें, कैसे स्ट्रैटेजी करें, क्या करें, क्या चेंजेस लाने चाहिए हमें अपनी मेहनत में। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली पढ़ रहे हुए टॉपिक आपके लिए ही लाई हूँ कि आफ्टर अ टफ नीट पेपर हम 2026 के रीनीट को बहुत आसान नहीं कह सकते, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चा लेंदी भी था, टफ भी था, एंड 2-3 कॉन्सेप्ट, कई कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऐसे थे जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए एक 2027 के एस्पिरेंट को, है ना, अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव लाना चाहिए, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज के इस छोटी सी वीडियो में। मैंने सोचा भाई बच्चे मेरे से ऐप पे, क्योंकि बच्चा डाउट सेशन जब मैम लेती हैं तो बच्चे ऐप पे मुझसे बार बार रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम बता दीजिए कैसे पढ़ना होता है, क्या स्ट्रैटेजी। मैंने कहा एक वीडियो ही बना देते हैं, हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी जो हमारा री नीट 2026 हुआ था, जो इतने सारे बवाल के बाद हुआ था, आप लोगों ने देखा कि इससे हमने क्या सीखा है। सबसे पहले ये समझो, सबसे पहले बच्चा इससे हमने सीखा कि ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको लीक का पता चल रहा है, जहां यही बातें न्यूज पे आ रही है कि भाई पेपर लीक हो रहा है, री नीट भी लीक हो गया और पेपर कैंसिल हो गया, 12 मई को पता चल रहा है पेपर कैंसिल हो गया, तो देयर वाज अ प्रेशर दैट डेवलप्स इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट। एक बच्चे के दिमाग में बहुत प्रेशर डेवलप कर गया था। उस प्रेशर के चलते भी जिन बच्चों ने अच्छे स्कोर करे हैं, आई सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम। भाई तुम लोगों ने बहुत कुछ, बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम लोग, जो इतने प्रेशर के चलते भी अपने आप को मेंटली स्टेबल रख पाए एंड पेपर में अच्छे स्कोर भी ला रहे हैं, ठीक है। तो भाई हैंडल द प्रेशर। प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई, एक दिन कोई अपडेट आ रहा है, एक दिन कोई अपडेट आ रहा है, तो वो प्रेशर वाली सिचुएशन जो तुम्हारे लिए क्रिएट करी गई थी, तुम उससे उभरे हो, ठीक है। तो कैसे तुम्हें प्रेशर हैंडल करना है ये भी सीखना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चा। इस साल तुम लोग, कई बच्चों ने मुझे बोला कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमारे लिए टाइम कम रह गया। क्यों? क्योंकि बच्चा ऑन एन एवरेज क्या सोच के जाता है, पूरी बायोलॉजी को 1 घंटे में कर लेंगे, फिजिक्स को 1 घंटे में कर लेंगे, केमिस्ट्री को 1 घंटे में कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी यही रहती है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब बच्चों का रहता है। अच्छा, बच्चे ने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। उसको पता नहीं था कि फिजिक्स का पेपर लिख लेगा लेंदी या टफ, केमिस्ट्री भी लिख लेगा लेंदी या टफ। उसने बायो को वही दे दिया, इतना टाइम 40 मिनट दे दिया, 50 मिनट दे दिया, और बायो जबकि 40 मिनट 50 मिनट वाली थी भी नहीं अब की बार। तो बच्चा अगर तुमने इतना टाइम दिया तो ऑब्वियस बात है कि तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन रह गए होंगे। तो जरूरी है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है एक बार देख लो, ठीक है, ऊपर से देख लो कि क्या तुम्हें एक आइडिया लग रहा है कि भाई इन क्वेश्चन में टाइम लगेगा ना। आपको पहले मिनट दिया जाता है बच्चा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, तो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं के वहीं भी एनालाइज करना पड़ता है सीट में, सीट पे बैठ के भाई, कि कैसे पेपर को क्या करना है, कौन सी चीज को ज्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक को कम टाइम देना है। एक स्ट्रैटेजी तो देखो हम सब बना के जाते हैं दिमाग में, लेकिन वहीं का वहीं समझना पेपर को और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब कैसे सीखोगे? जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर्स बच्चा सॉल्व करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उस बेसिस पर आएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग टू लिंकिंग द कॉन्सेप्ट। ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी अब की बार, क्योंकि तुमने केमिस्ट्री में भी देखा बच्चा कि 2 कॉन्सेप्ट को लिंक कर दिया जाता है। सेल को अगर तुमने जेनेटिक्स से लिंक करना नहीं आता तो भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बायोमोलिक्यूल को अगर तुम्हें अपने बाकी सारे टॉपिक से, जहां पे प्रोटीन का कुछ बन रहा है, एंजाइम का रोल है वहां पे, किसी भी टॉपिक में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बोल लूं या तुम्हारी प्लांट फिजियोलॉजी में बोल लूं, जहां पे तुम्हारे एंजाइम्स का रोल है, अगर तुमने उससे लिंक करना नहीं सीखा है तो तुम्हारे चांसेस हैं बच्चा के जो घूम के क्वेश्चन आएंगे उसमें तुम अटकोगे, ठीक है। साथ ही साथ बच्चा जरूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्जाम योर काम, ठीक है, बहुत जरूरी है।
प्रिपरेशन के टाइम करते वक्त भी काम रहो, एंड जब प्रिपेयर कर चुके हो, जब एग्जाम में बैठे हो, तो भी काम रहो। कामनेस से बच्चा बहुत चीजें सॉल्व हो जाती है। तुम ये देखो, तुम हड़बड़ाहट में रहोगे, घबराहट में रहोगे, तो जितनी चीजें आती है ना उतनी भी भूल जाओगे। तो इसीलिए काम, अच्छा आप कहोगे मैम ने तो बोल दिया भाई, काम रहना इतना आसान थोड़ी ना होता, हमारी जगह रह के देख लो मैम, समझ आ जाएगा। भाई तुम्हारी जगह भी हम रह के चुके हैं बच्चा, बिल्कुल रह के चुके हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि हमने भी अपने टाइम पे ये गलतियां करी थी कि हम उस समय काम नहीं रहे थे, क्योंकि हमें किसी ने ये सब गाइड ही नहीं किया था बच्चा, है ना। अपनी इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। हमें उस समय किसी ने गाइड नहीं किया कि ऐसे काम रहना होता है, तो 4 क्वेश्चन और ज्यादा ही सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन देखो, कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है, कोई बड़ा आईआईटी एडवांस का पेपर, जेईई एडवांस का पेपर है नहीं, नीट है। नीट तुम्हारी ना ये नहीं देखता कि बच्चे को कितना आता है, कितना उसने एक्स्ट्रा पढ़ा है। नीट ये देखता है कितना तुमने अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा है। ठीक है, सिलेबस लिमिटेड है, उससे बाहर कहीं नहीं जाना है। ठीक है, कहीं पे भी वो नहीं है कि तुमने कितना पढ़ा है, लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन उसको कितना समझ के पढ़ा है, ये तुम्हारी परीक्षा लेता लेता है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चा सॉल्विंग अनफेमिलियर क्वेश्चंस। अब ये क्या होता है मैम? अनफेमिलियर क्वेश्चन मतलब बच्चा क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना, ना कि ये कि भाई सारे एवरेज एवरेज वन लाइनर सॉल्व कर लिए, हो गई हमारी तो तैयारी। भाई लैंग्वेज घुमा के अगर दे दिया तो कहाँ अटके रह जाओगे। जरा सा उसने कुछ घुमा के दे दिया, उसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि द प्रोसेस इज डन बाय दिस, उसने पूछ लिया ऐसा प्रोसेस जो कभी उस चीज में काम आता था, वो अब अगर हमने यहाँ पे ही कर दिया, या कभी ये एंजाइम बनना बंद हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे घुमा के बच्चा, घुमा के क्वालिटी क्वेश्चन करना जो होता है, उसको हम कहते हैं। देखो सारे क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं मैम हमने सिंपल क्वेश्चन तो कर लिए थे, हमारे हम मैम पढ़ते हैं तो हमारे सारी चीजें समझ आती है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने चलते हैं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। क्यों नहीं सॉल्व होते? क्योंकि क्वालिटी क्वेश्चन करे ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चा, बहुत टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है। देखो साथ साथ जब चैप्टर पढ़ रहे हो तब तो नॉर्मल क्वेश्चन भी करो, इजी क्वेश्चन से ही शुरू करो, लेकिन धीरे धीरे अपना लेवल अप करते रहो। घुमा घुमा के क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, अपने मतलब घुमा घुमा के, मतलब कि ट्विस्टिंग लैंग्वेजेस के क्वेश्चन भी सॉल्व करो। अलग अलग रिसोर्सेज से क्वेश्चन तभी हम बोलते हैं कि सॉल्व करो, क्योंकि जितना अलग अलग रिसोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी लैंग्वेज और इजी होती जाएगी, उतने तरीके से क्वेश्चंस करना, एक चीज को 10 तरीके से सॉल्व करने का आइडिया लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए, अच्छा इसीलिए बहुत जरूरी है कि क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व हो। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो इस समय हर बच्चा ये दिमाग में, कई कई बच्चे ये दिमाग में लेके बैठे होंगे कि वी हैव अ 1 ईयर, लेके बैठे हो कि अभी तो हमारे पास 1 साल है ना। ये कई बच्चे अभी भी सोच के बैठे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही कर रहे हो कि 1 साल है। 1 साल नहीं है भाई, 10 महीने हैं, 10 महीने रह गए हैं। यू डोंट हैव 1 ईयर, यू हैव 10 मंथ्स ओनली। 10 मंथ्स यूं चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। 10 मंथ्स में बच्चा पूरी स्ट्रैटेजी बनती है। 10 मंथ्स में उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना सीखना, मतलब सीखना नहीं, फॉलो करने लग जाना चाहिए 10 मंथ्स में। तो तब जाके नीट क्वालिफाई हो, नीट क्वालिफाई मतलब नीट में कट ऑफ तक पहुंचोगे। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चा 10 मंथ्स इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इट्स नॉट 1 ईयर, इट्स ओनली 10 मंथ्स दैट यू हैव। हर चीज को अब बहुत प्रिसाइजली देखना है, हर चीज को अब अपनी, देखो पढ़ना भी है, एंड आगे के लिए रिवीजन के लिए उसको और सिंप्लीफाई भी करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि अभी भी ये सोच रहे हो कि 1 महीना रह गया है, 1 महीना रही रह गया। अच्छा, 3 लेयर टेक्निक। अब ये 3 लेयर टेक्निक क्या है मैम? देखो 3 लेयर टेक्निक क्या होती है बच्चा, सबसे पहले कोई भी चीज पढ़नी है तो उसको पहले, सबसे पहले लर्न द कॉन्सेप्ट, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। लर्न द कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ो, एंड सिर्फ पढ़ो नहीं, अंडरस्टैंड भी करो। ऑब्वियस सी बात है, खाली पढ़ लोगी तो कहाँ से काम चलेगा। रीड नहीं लिख देती वरना मैं, रीड द कॉन्सेप्ट। बच्चा सबसे पहले लर्न द कॉन्सेप्ट, देन सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन इट। सॉल्व करो उसके संग के क्वेश्चन, जरूरी है कि सॉल्व करो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यूज भी मिल जाए तो और अच्छी बात है, वरना पीवाईक्यूज आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, बाद के टाइम के लिए आप पीवाईक्यूज रख सकते हो, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज इनफ, पीवाईक्यूज ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद बच्चा अपनी, अच्छा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, 10 गलतियां भी करोगे, बिल्कुल करोगे ना। ऑब्वियस ही बात है बच्चा, गलतियां करना बुरी बात नहीं होती। मैम हमेशा डाउट सेशन में ये बात बोलती हैं, गलतियां करनी बुरी बात नहीं होती, लेकिन गलतियों से ना सीखना बुरी बात है। ठीक है, अपनी गलतियों को सीखो, गलतियों से सीखो कि भाई यहाँ गलती नहीं करनी है, इस कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करनी है। सो एनालाइज द मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, समझो कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, क्या चीज समझ नहीं आ रही है, वापस से जाओ, फिर लर्न द कॉन्सेप्ट।
ठीक है, वापस से रिवीजन में उस कॉन्सेप्ट को और अच्छा करो। ठीक है, तो यही फॉलो करना है बच्चा। अभी तुम्हें शुरू में तो देखो यही 3 चीजें फॉलो करनी है ऑन अ डेली बेसिस। कंसेप्ट पढ़ो हर टॉपिक का, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो एंड फिर उसके एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। उसके बाद रिवीजन के टाइम पे वापस से फिर पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो एंड एनालाइज करो अपने मिस्टेक। तो ऐसे करके बच्चा तैयारी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, डेली का स्टडी प्लान, बच्चे मुझसे कहते हैं मैम डेली कितने आवर्स देने चाहिए हर सब्जेक्ट को। तो बच्चा देखो, मैं जानती हूँ, देखो मैंने मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे तो ये देखे हैं, दो इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट मेजॉरिटी ऑफ द नीट का बच्चा जो होता है उसकी फिजिक्स कमजोर होती है ना, केमिस्ट्री भी ठीक ठीक होती है, बायो सबकी अच्छी होती है ना। और इस बार तो वैसे भी बायो बहुत इजी आई थी, तो हर बच्चा बायो में ही अच्छे स्कोर कर रहा है। तो बायो को तुम इस साल चाहो तो 2.5 आवर्स दे दो पर डे। ठीक है, पर डे इतने आवर्स भी दे दोगे मोर देन इनफ है। ठीक है, बच्चे आर्ट्स में मुझसे पूछते हैं कि मैम आर्ट्स में ऑल तो दिस डेटा कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक दैट यू आर कवरिंग। ठीक है, वो टॉपिक टू टॉपिक भी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बेटा डेटा। ऐसा नहीं है किसी दिन मॉलिक्यूलर पढ़ने बैठ गए, 2.5 आवर्स में एक कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ आएगा, तो उस दिन ज्यादा देर लग जाएगी मे बी, तो उस दिन फिर बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम कर देना। तो ऐसा नहीं है, टॉपिक टू टॉपिक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट केमिस्ट्री बच्चा इस साल, क्योंकि केमिस्ट्री आपकी अच्छी खासी आई थी और कॉन्सेप्ट, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छे थे वही कर पाया होगा, तो 3 आवर्स। फिजिक्स को भी 3 आवर्स पर डे। ठीक है, इतना तो ऑन एन एवरेज दो ही। अब इतना ऑन एन एवरेज में वही चीज, लर्न द कॉन्सेप्ट, सॉल्व द क्वेश्चंस, एनालाइज द मिस्टेक, तीनों चीजें करनी है इन्हीं आवर्स में। क्योंकि बच्चा उसके अलावा आपके देखो स्कूल भी, कुछ बच्चे 12th के साथ दे रहे होते हैं, उनका स्कूल भी चल रहा होता है, कुछ बच्चों के अदर, भाई पूरे टाइम पूरे दिन पढ़ते ही थोड़ा रहोगे डेली में ना, और भी चीजों में यू आर इन्वॉल्व, तो दैट्स व्हाई। ठीक है, बट हाँ इतना तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, तब ही नीट हो पाएगा। ठीक है, नीट बहुत ज्यादा आवर्स भी नहीं मांगता है आपसे, एक लिमिटेड टाइम लेता है। अच्छा, पावर ऑफ रिवीजन। अब ये मैम पावर ऑफ रिवीजन क्या होती है बच्चा? देखो, रिवीजन की एक ताकत ये है कि रिवीजन तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लैरिटी और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में तुम्हें जूम इन करवाती है। मतलब कोई छोटी सी चीज भी रह जाएगी ना, 10 बार देखो सबसे बड़ी पावर तो ये है कि एनसीईआरटी की, अगर मैं बायो के रिलेटेड बात करूं तो एनसीईआरटी तुम जितनी बार रिवाइज करोगे, एक ना दो, ये हर चैप्टर से 2 कॉन्सेप्ट नए ही ढूंढ के लेकर आओगे। एनसीईआरटी की ये ताकत है। ठीक है, तो जितनी बार रिवाइज करोगे, आज भी हम रिवाइज करते हैं, हम एक नई चीज ही सीख कर लाते हैं उसमें से। तो भाई एनसीईआरटी इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर योर बायोलॉजी। बाकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए भी, इवन इन फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी इज योर बाइबल। ठीक है, हर हर कोई यही कहता है। तो उसको जितनी बार रिवाइज करते हो उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, तुम में और टॉपर में क्या फर्क होता है? हर कोई ये कहता है मैम टॉपर है वो तो कर ही लेगा। बच्चा टॉपर भी ऐसे टॉपर नहीं बना है, उसने भी कुछ अलग ही किया है। उसने क्या अलग किया? टॉपर कैसे बनते हैं भाई? यू हैव टू रिवाइज योर टॉपिक एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स। 5 to 10 टाइम्स रिवीजन करता है टॉपर। एक चैप्टर की, एक बायोलॉजी की बुक की 5 से 10 बार भी कर लेता है रिवीजन, जब तक कि उसकी प्रिपरेशन चल रही होती है। अब आप कहोगे मैम इतनी ही करनी पड़ेगी, ये कैसे कर पाएंगे मैम 5 से 10 टाइम, ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा। ठीक है, देखो आई नो तुम्हें 3 से 4 बार इन डेप्थ में करना पड़ेगा। ठीक है, इन डेप्थ रिवीजन करनी पड़ेगी। इन डेप्थ मतलब 10 चीजें, जो छोटे छोटे वर्ड छोड़ रहे हो उनको भी देखो। पहली बार में तो तुम चार ऊपर की कहानी समझ पाओगे, प्रोसेसेस समझ भी नहीं आएंगे तुम्हें क्या चले गए। ठीक है, ऊपर से चली जाएगी कहानी अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर ली, लेकिन इन डेप्थ में कैसे समझ आएगी? धीरे धीरे बच्चा, दूसरी बार पढ़ोगे तो 2 चीज नई सीखोगे, तीसरी बार पढ़ोगे 2 चीज नई सीखोगे। सिमिलरली, अच्छा 3 से 4 बार तो इन डेप्थ में जाओ। उसके बाद रिमेनिंग टाइम जो आपका बच रहा है, ठीक है, 1 से 6 मान लो, 1 से 6, इस इतने बार बच्चा आप ऊपर ऊपर से भी कर सकते हो। ठीक है, इट इज अलाउड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार इन डेप्थ ही जाओ। ठीक है, 3 से 4 बार इन डेप्थ एनसीईआरटी करो। उसके बाद 1 से 6 में आप वो वाले टॉपिक्स करो जिसमें ज्यादा अटकते हो, जिसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं सॉल्व हो रहे। वो एनालाइज द मिस्टेक वाला पॉइंट था ना, उसमें जहां जहां जिन जिन टॉपिक्स में गलती ज्यादा कर रहे हो उनको उठाओ। ठीक है, उनको ओनली हाई वेटेज टॉपिक्स और द टफर टॉपिक्स, सिर्फ हाई वेटेज और टफर टॉपिक्स इन्हें उठाओ।
ठीक है, इन्हें बार बार रिवाइज करो, इन्हें भी एक बार एनसीईआरटी में खोल के दोबारा देख लोगे, हर बार 2-3 वर्ड नहीं नए ही समझ के लिख लोगे, 2-3 लाइन से क्लैरिटी और ही आएगी। ठीक है, अब भाई मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो बच्चा जैसे जैसे तुम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, वीकली बेसिस पे तुम लोग, डेली बेसिस पे तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हो, वीकली बेसिस पे तुम्हारा ऑन एन एवरेज अगर मैं मानूं तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना। बायो में तो हो जाता है, आई नो केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, बट वीकली बेसिस के ये रखो कि अपने चैप्टर वाइज टेस्ट वीकली बेसिस में देते ही रहो। ठीक है, वीकली बेसिस पे अपने चैप्टर वाइज टेस्ट तो देते ही रहो। एंड ये कब तक करना है, जब तक तुम्हारे पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा। जैसे जैसे सिलेबस बच्चा जो जो चैप्टर कंप्लीट हो जा रहे हैं उसके चैप्टर वाइज टेस्ट तो देते ही रहो, खुद के लिए बनवा दो, नहीं तो कहीं से सोर्सेस से ले लो, कहीं से भी। ठीक है, लेकिन अपने वीकली टेस्ट हम भी आप लोगों को डीपीपीस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कर लो सॉल्व, अपने लिए खुद का टेस्ट कर लो कि भाई हाँ इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं बिना देखे करूंगा, ना बुक खोलूंगा ना एनसीईआरटी खोलूंगा, अपने लिए एज अ टेस्ट टाइप करूंगा। तो वीकली बेसिस के टेस्ट दो। फिर बच्चा लास्ट नवंबर आसपास तक तुम्हारा सिलेबस हर किसी का कंप्लीट हो जाता है। हम कहते हैं ना दिवाली के आसपास तक सिलेबस हमें भी दिया जाता है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि दिवाली के आसपास तक नीट वाले बच्चे का सिलेबस कंप्लीट कर दो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, नवंबर तक मानो ऑन एन एवरेज। तो भाई नवंबर तक अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो बच्चा नवंबर टू जनवरी आपको यूनिट टेस्ट देने हैं। यूनिट टेस्ट मतलब यूनिट वाइज टेस्ट। यूनिट टेस्ट का मतलब यूनिट टेस्ट नहीं देना होता स्कूल वाले, ठीक है। आपका भाई नवंबर टू जैन आपको यूनिट वाइज टेस्ट देने हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें भी बच्चा सबसे पहले शुरू करना हाई वेटेज टॉपिक से। देखिए सेल जेनेटिक्स जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी क्लैरिटी। रिपीट में करो, एक महीने में एक यूनिट का एक सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद वापस से रिपीट में यूनिट टेस्ट हो। उससे क्या होता है 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी जोड़ना समझ आता है। सेल और सेल साइकिल के कॉन्सेप्ट जोड़ लोगे आपस में तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे, क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ेगी सॉल्व करने की। एंड लास्ट के 2 महीने मेनली और मार्च और अप्रैल, ठीक है, मेनली और मार्च और अप्रैल में दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बच्चा मेनली आपको फुल लेंथ टेस्ट देनी चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट मतलब क्यों? अब मैम फुल लेंथ टेस्ट तो बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा नीट का पेपर तो फुल लेंथ पे ही आएगा, तो जरूरी है कि तुम्हें कंसेप्ट स्विचिंग बहुत फास्ट आनी चाहिए। 2 महीने सिर्फ इसको दोगे ना, कंसेप्ट स्विचिंग। मैम हमेशा कहती हैं अपनी हर लाइव क्लास में कि भाई कॉन्सेप्ट स्विचिंग के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, वो भी फुल टेस्ट मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेपर में बच्चा तुम्हें विद इन, देखो थ्योरी सबको समझ आ जाती है बायो की, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं अटके रह जाते हो क्वेश्चंस वगैरह को लेके। बायो में तो थ्योरी से क्वेश्चन आता है, थ्योरी सबको समझ आ जाती है। अब बच्चा ये बोलता है कि मैम थ्योरी तो समझ आ गई थी लेकिन क्वेश्चन करने चले तो टाइम लग रहा था। क्यों? क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट स्विचिंग नहीं सीखी है। कॉन्सेप्ट स्विचिंग कैसे आएगी? जितने मॉक टेस्ट दोगे उतनी जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट स्विच करोगे, और जितने वेरिएशन वाले मॉक टेस्ट दोगे। शुरू में तो बच्चा यू आर अलाइंड, आपको चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे चैप्टर वाइज ही टेस्ट देने पड़ेंगे। आपसे कोई एक्सपेक्ट थोड़ी ना कर रहा है कि आप डायरेक्ट ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन कर लो जो आपने पढ़ा भी नहीं हो, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब समझ पाओगे तो आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देने पड़ेंगे। और फुल लेंथ टेस्ट से क्या होता है कि आप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट स्विच करोगे तो आपको स्पीड अप बढ़ेगी, ठीक है, जल्दी ही समझ आएगा कि भाई अभी हम फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन कर रहे थे, अब हमें डायरेक्ट सेल बायोलॉजी पे जाना है, उसके बाद डायरेक्ट मॉलिक्यूलर पे जाना है, उसके बाद डायरेक्ट बायोटेक्नोलॉजी पे जाना है, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, तो जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट स्विचिंग आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मार्च और अप्रैल का टाइम अपना सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए रखो। अब बच्चा नेक्स्ट आता है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो भाई बायोलॉजी में क्या देना है? बायोलॉजी में इंपॉर्टेंस देनी है हाई वेटेज टॉपिक्स को। ठीक है, हर साल बच्चा उन्हीं टॉपिक से घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स प्लस योर एनसीईआरटी। तो ऑब्वियस सी बात है लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के आपके वीडियोस भी होते हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन के बिल्कुल एक एक लाइन भी पढ़ लेना, लेकिन हाई वेटेज टॉपिक्स को तो बिल्कुल स्किप मत करना। साथ ही साथ बच्चा जो ये हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं ना, इनका अपने पास डेटा सिंप्लीफाइड वे में इकट्ठा कर लो। मैम हमेशा बच्चों को डाउट सेशन में यही बताती हैं कि अपने पास डेटा सिंप्लीफाई साल भर से करना शुरू कर दो। मतलब टेबल्स, फ्लो चार्ट, जो चीज फ्लो चार्ट में समझ आ रही है, जो चीज टेबल्स में समझ आ रही है, जो चीज एक मैं जैसे ऑक्सिन के लिए बच्चों को एग्जांपल बताती हूँ हर बार कि बच्चा अगर ऑक्सिन किसी को बनाना है, समझना है, तो देखो सबसे पहले यहाँ बीच में ऐसे बड़ा सा लिख दो ऑक्सिन, ठीक है, और फिर एरोस डाल के लिखोगे अलग अलग पेन से, अलग अलग कलर से। बायो, आई नो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले लोग मजाक उड़ाते हैं कि बायो वाले अलग अलग कलर से नोट्स क्यों बनाते हैं, बट कलर्स डू हैव अ साइकोलॉजी, सो दैट्स व्हाई आई
टेल माई स्टूडेंट्स टू यूज डिफरेंट कलर पेन्स, ठीक है, ताकि बच्चा उससे क्या होगा, आपको याद रहता है, कोई चीज सडनली अलग कलर की होती है ना, हमारा ध्यान लेती है, इसीलिए। तो भाई ऑक्सिन है तो ऑक्सिन के जैसे लिख दो पार्थेनोकार्पी, एक एक वर्ड, दो बहुत बड़ी राम कथा नहीं, तीन तीन वर्ड्स में लिख दो, है ना। एग्जाम्पल आपका टमेटो, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे लिखो, नेक्स्ट अपना दूसरा कलर का पेन लो, उससे लिख दो भाई किसमें, टी, टी गार्डन, टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग, बस टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग, ठीक है। देन अनदर कि भाई नेक्स्ट क्या होता है आपका, कि भाई फ्लावरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख दो यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे आपको सारा लिखना है अलग अलग पेन से। तो ऐसे करके बच्चा एक A4 साइज शीट पे अपने पास डेटा सिंप्लीफाइड वे में रखोगे तो रिवीजन के लिए, रिवीजन की जो मैंने लास्ट की बातें बोली थी ना, लास्ट की जो 1 to 6 रिवीजन होती हैं वो थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। उनको आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो, आपको वापस से एनसीईआरटी इन डेप्थ में खुलने की नीड नहीं पड़ेगी। अब जो बच्चे के पास नीट के बाद, थर्ड में के नीट के बाद जिन बच्चों के पास ऐसा डेटा था ना, उनको दिक्कत नहीं आई थी वापस से बायोलॉजी रिवाइज करने में, क्योंकि उनके पास उनके नोट्स डेटा सिंप्लीफाइड वे में पड़े हुए थे, इसीलिए। अब बच्चा केमिस्ट्री की बात करूं, आई नो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती हूँ, तो तुम ये कहोगे कि मैम केमिस्ट्री के बारे में क्या जानती हैं, बट मैम ने भी तो तैयारी करी है ना अपने टाइम पे, तो इतना तो मैम को पता है ना, बिल्कुल पता है, मैम ने भी पढ़ाई तो करी है ना पीसीबी में, तो इतना समझा सकती हूँ आपको। बच्चा देखो इसमें भी आपके ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल में न्यूमेरिकल्स, अब की बार बच्चा कॉन्सेप्ट मिक्सिंग आई थी, तो कॉन्सेप्ट मिक्सिंग करना सीखना पड़ेगा अब की बार, ठीक है, ये एडिशनल चीज है। साथ ही साथ बच्चा आपको भाई ऑर्गेनिक में तो आपकी नेम रिएक्शंस मैकेनिज्म इतने होते हैं इंपॉर्टेंट, बट क्या है मैकेनिज्म आपको लिखने के लिए कोई नहीं दे रहा है, तो नेमिंग रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन होती हैं वो आप कर लो, है ना। और नेम रिएक्शंस एनसीईआरटी से ही आएंगी, उसके बाहर तो ज्यादातर कोई आती भी नहीं है, ठीक है। तो नेमिंग ऑर्गेनिक तो आपकी मोस्टली एनसीईआरटी से हो ही जाती है कवर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा बुक की जरूरत ही पड़ती है, मॉड्यूल्स वगैरह की, जिससे आपके हो जाते हैं। अब अगर मैं नेमिंग रिएक्शन और अगर मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करूं, तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी प्लस लिटिल बिट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट मिक्सिंग मेनली इनऑर्गेनिक के लिए ही मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्ट मिक्सिंग और थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको क्लियर आउट कर देंगे, ठीक है। तो यही आपकी केमिस्ट्री की है, बाकी आपको केमिस्ट्री वाले सर ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। बाकी फिजिक्स के लिए मैं अगर बोलूं तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि पहले कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल्स, लेकिन खाली न्यूमेरिकल्स थोड़े ना, यहाँ पे बच्चा अब की बार न्यूमेरिकल नहीं, अब की बार हमने क्या देखे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये कोई भी प्रोसेस है उनकी एप्लीकेशन, कि कैसे हम यूज कर सकते हैं, कहाँ ये कर सकते हैं, क्या कैसे हो रहा है, खाली रट्टा मारने से या खाली न्यूमेरिकल समझने से नहीं होगा काम, ठीक है। आपने या न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, उसकी एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, तभी फिजिक्स में कर पाओगे, बाकी तुम्हें सर ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझा देंगे, ठीक है। अब बच्चा नेक्स्ट हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आपको एक स्ट्रैटेजी ये बता रही हूँ, अभी से लेके अक्टूबर तक, तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हें करना है सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट। पहले भाई एक एक बार अपने सारे चैप्टर्स रिवाइज, जो बच्चे ड्रॉपर हैं रिवाइज कर रहे होंगे, जो बच्चे ड्रॉपर नहीं हैं, मैं तो देखो ये मान के चल रही हूँ दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द शुरू से, है ना, शुरू से स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मैं तो इसी बेसिस पे बताऊंगी कि तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, कि सारे चैप्टर्स पहले पहले तो एक बार तुम्हारे बैचेस में जैसे चल रहा है कि एक एक बार तुम्हें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो सिलेबस अपना कंप्लीट करो सबसे पहले तो। अक्टूबर, थोड़ा बहुत नवंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक जा सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि टाइम लेता है, ठीक है। बायो भी हो सकता है, तो कुछ पार्ट लेंदी है तो नवंबर तक जाएंगे। उसके बाद दिसंबर से जैन तक तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए बच्चा, खाली पीवाईक्यू एंड इन डेप्थ के, जैसे अगर बायो के बोलूं मैं, तो बायो में बच्चा पीवाईक्यूज तो है, बायो में पीवाईक्यूज प्लस तुम्हारे डायग्राम, ठीक है, तुम्हारे इन डेप्थ एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइनें जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, है ना, तो तुम्हारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस उनकी वही अपनी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें एनालाइज करो, रिवीजन करो, ठीक है, रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स, एक बार दो टॉपिक्स की रिवीजन कर लो, रिवीजन ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। फिर फेब से मार्च, बच्चा फेब से मार्च इज योर टाइम, जहां पे तुम अब क्या करोगे भाई, अपने आप को खाली बच्चा
अब इस समय अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, एनालाइज द मिस्टेक्स, एंड इन मिस्टेक्स में बच्चा जो भी तुम्हारी यहाँ पे जहां जहां गलती कर रहे थे चैप्टर वाइज टेस्ट में, मतलब उन टॉपिक्स को अपना स्ट्रॉन्गर करो, प्लस मेक दोस टॉपिक स्ट्रॉन्गर। जहां जहां बार बार गलती हो रही है उनको स्ट्रॉन्ग करने का टाइम यही है, ठीक है, इनको स्ट्रॉन्गर बनाओ अपना, ठीक है। वही जिनके पास डेटा सिंप्लीफाइड होगा वो इस टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं, एनालाइज करके अपने मिस्टेक्स, ठीक है। एंड अप्रैल का टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट का होना चाहिए। इस समय कोई एनसीईआरटी नहीं उठाएगा, कोई एनसीईआरटी में मतलब कभी रेयरली उठा लो, कोई चीज लग रहा है कि अभी भी ठीक कर सकते हो तो उठा लो, ठीक है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक है जिसमें अभी भी लग रहा है कि गलती कर रहे हो तभी उठाना, अदरवाइज जितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और इस टेस्ट को देने के बाद उसे एनालाइज भी करना पड़ेगा, एनालाइज करने के बाद लेकिन वापस से एनसीईआरटी मत उठाओ, ठीक है। जितना वे में अपने आप को सिंपली, क्योंकि 10 बार तुम उठा चुके होंगे तब तक और तुम्हें तब भी नहीं समझ आया, तब भी तुम गलती कर रहे हो, इसका मतलब अब तुम्हें नजरिया बदलना पड़ेगा, किसी और सिंप्लीफाई वे में समझना पड़ेगा। तो अपने पास क्या करो, लिख के खुद से जो डेटा सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है, उसको समझना शुरू करो, उससे समझना सीखो कि भाई कैसे अब हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ वो भी कुछ ही टॉपिक्स होंगे, बाकी तुम ऑलरेडी फेब मार्च में कर चुके होंगे, तो सिर्फ मोस्टली फुल लेंथ टेस्ट में ही अपनी गलतियों को सुधारना सीखो। तो उसको सुधारोगे तो क्या होगा, तैयारी और अच्छे से होगी, क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। विद दिस एट द लास्ट आई वुड से, ओके, ये लास्ट थैंक यू स्लाइड है आप लोगों के लिए। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ बच्चा साल भर की मेहनत है, दैट्स वाई स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। बीच में आई नो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग लगेगा, अभी जब सीबीटी का पैटर्न ऑफिशियली जो हमें अनाउंस किया जाएगा उसमें भी बहुत चीजें होंगी जो आपको कुछ एंशियस कर सकती हैं, है ना। आपका हो सकता है बीच में कुछ डिस्ट्रैक्टिंग आ जाए, किसी के घर में किसी की शादी आ गई, किसी के घर में कोई फंक्शन आ गया, तो भाई बीच में हो सकता है पढ़ाई छूट भी जाए, बट नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। नीट की बात है, तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है, नीट है, कंसिस्टेंसी से ही निकलेगा। कोई टफ पेपर नहीं आता है, लिमिटेड सिलेबस है, कंसिस्टेंसी चेक करता है नीट का एग्जाम, ठीक है, कि बच्चे ने कितने तरीके के क्वालिटी क्वेश्चन करे हैं, बच्चों ने कितना समझा है टॉपिक, ठीक है। लिमिटेड सिलेबस है, आराम से कंसिस्टेंसी से हो जाता है। क्यूरियस रहो, मैं बच्चों को डाउट सेशन में यही बोलती हूँ कि बच्चा मेरे पास डाउट लेकर आओ, चाहे ठीक है, हो सकता है मैं भी 10 जगह अटकूंगी, भाई मैंने पूरी बायोलॉजी पढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अटकूंगी नहीं कहीं पे भी, मैं भी अटकूंगी बच्चा, बिल्कुल अटकूंगी। तो स्टे क्यूरियस रहो, लेकर आओ मेरे पास क्वेश्चन ऐसे कि मैम मुझे क्वालिटी क्वेश्चन इतने मस्त लगते हैं करना सॉल्व, ठीक है, मैं इसमें ऐसे नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर आओ, ठीक है, जहां तक अपना लेकर आ सकते हो। एंड ठीक है, साथ ही साथ बच्चा अपनी सीखने की क्षमता कभी नहीं खोनी चाहिए, कीप लर्निंग, चीजें को हमेशा क्यूरियस रहोगे ना तो चीजें सीखने की हमेशा एक कहते हैं ना अंदर से चुल रहेगी, चुल वर्ड यूज करते हैं ना हम, चुल रहती है अंदर से, तो वो रहेगी, ठीक है। इसी के साथ अगर किसी बच्चे ने अभी भी मैम का टेलीग्राम नहीं फॉलो किया है तो मैं मैम अपना टेलीग्राम बता देती हैं तुम्हें कि भी, ठीक है, मेरा टेलीग्राम है तराना बायोलॉजी करके, इसे ज्वाइन कर लो बच्चा। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा कंटेंट वगैरह चाहिए, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें ये फायदा है कि तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा, कोई क्लास का अपडेट है, सब कुछ, क्लास की जो पीडीएफ्स होती हैं वो सब वहां मैं अपडेट करती हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसे फॉलो कर लोगे तो थोड़ा सा जिन बच्चों को हेल्प चाहिए, जो बच्चे नए हैं हमारे संग, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के संग वीडियो एंड करते हैं। आई होप थोड़ा सा और हमारे 2027 वाले एस्पिरेंट्स को थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि अब कैसे पढ़ाई करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सब अपनी तैयारी में लग जाओ, हम लोग हैं ही तुम्हारे साथ, जहां पे भी दिक्कत आए तुरंत हमें परेशान कर दो, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ पूछ के, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरे साल साथ हैं, एंड बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे मिलके, ठीक है। चलिए।